निमित फार्मा क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी सीरीज में है आपका नंबर, ठीक है। इसमें हम आज 151 टू 200 क्वेश्चंस तक का देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ सस्पेंशन फॉर्म लूजली बाउंड एग्रीगेट्स ऑफ पार्टिकल्स। तो इसका आंसर आपका रहेगा, आपको मैं ऑप्शन नंबर ए से बताता हुआ चलता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट आपका ऑप्शन है डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्या आपके एग्रीगेट्स ही नहीं बनते हैं, ठीक है। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन, हाँ, फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में आपके एग्रीगेट्स का बनते हैं और उनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं, वान डेर वाल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कौन सा बॉन्ड होता है, तो वान डेर वाल बॉन्ड्स होता है उनके बीच में, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। कोलोइडल सस्पेंशन नहीं, कंसंट्रेटेड सस्पेंशन नहीं। कंसंट्रेटेड सस्पेंशन क्या होते हैं, जिसमें पार्टिकल्स की वॉल्यूम, जिसमें पार्टिकल्स कितने होते हैं, अप टू 10% से ज़्यादा अगर जिसमें मिलेगा, कहाँ तक होते हैं आपके, ठीक है, 50% तक लगभग होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड सस्पेंशन होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। एग्रीगेट्स के बीच में अगर पूछे कौन सा बॉन्ड मिलेगा, तो आप क्या बताएंगे, वान डेर वाल बॉन्ड्स मिलेगा। अगला था मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन। तो डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन मेनली दो तरह के होते हैं, आपको पता होगा, फ्लोकुलेटेड और डी फ्लोकुलेटेड। तो डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन का डिसएडवांटेज होता है, फर्स्ट है क्रीमिंग, नहीं, ये इमल्सन का डिसएडवांटेज है। केकिंग, हाँ, केकिंग हो सकता है। कोलिजन्स, ये भी इमल्सन का सस्पेंशन। फेज इन्वर्जन, ये भी। तो आपके पास ऑप्शन बच गया केकिंग। तो डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में हार्ड और केक, है ना, हार्ड केक का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। आगे धीरे धीरे आता जाएगा, मैं आपको बताता चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट है आपका, इन ए फ्लोकुलेटेड सेडिमेंटेशन, इन ए फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन सेडिमेंटेशन इज जनरली। तो फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होते हैं, इनमें सेडिमेंटेशन कैसा होता है, कॉम्पैक्ट एंड हार्ड। कॉम्पैक्ट एंड हार्ड आपका किस में होता है, डी फ्लोकुलेटेड में, याद रखना। कॉम्पैक्ट एंड हार्ड किस में होता है आपका, डी फ्लोकुलेटेड में होता है। नेक्स्ट, इजिली रिडिस्पर्स, हाँ, ये बात ठीक है, इजिली रिडिस्पर्स होते हैं। इनरिवर्सिबल, इनरिवर्सिबल नहीं। हाईली डेंस, ना, हाईली डेंस किसका होता है आपका, डी फ्लोकुलेटेड का। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा आंसर नंबर बी, ठीक है। सिंपल, सिंपल से अपने को ज्यादा लोड भी नहीं लाए, सिंपल से पढ़ना है, इतना हाई फाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। बस आपको एग्जाम वाले दिन आपके दिमाग को कंट्रोल में करके रखना है, क्योंकि एग्जाम का स्ट्रेस कुछ अलग ही होता है। कंट्रोल्ड फ्लोकुलेटेड इज अचीव्ड मेनली बाई द एडजस्टिंग। तो क्या बोला इसने, कंट्रोल्ड फ्लोकुलेशन इज अचीव्ड मेनली बाई द, किसको एडजस्ट करेंगे जिससे फ्लोकुलेशन कंट्रोल रहे, पीएच ओनली ना, पार्टिकल कलर्स ना, जीटा पोटेंशियल, हाँ, जीटा पोटेंशियल की बात, टेम्परेचर ओनली ना। तो जीटा पोटेंशियल क्या होना चाहिए आपका, हमेशा ऑप्टिमम होना चाहिए, जितने की आपको जरूरत है। अगर मान लीजिए किसी का हाई जीटा पोटेंशियल हो गया, हाई जीटा पोटेंशियल हो गया, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं आपस में एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, यानी कि रिफ्लेक्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। पार्टिकल्स आपस में रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये सस्पेंशन का आपका कंटेनर था, आपने इसमें जीटा पोटेंशियल क्या कर दिया आपने, हाई हो गया जीटा पोटेंशियल, हाई जीटा पोटेंशियल हो गया, तो ये क्या होंगे, पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे, ठीक है, पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाने लगेंगे। और अगर जीटा पोटेंशियल आपका लो हो जाए, तो एक तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स शुरू हो जाएगी, यानी कि एक तरह से क्या होगा, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे, ठीक है, पार्टिकल्स एक दूसरे के पास आने लग जाएंगे। इसको बोलते हैं ओस्टवाल राइपनिंग, इसको क्या बोलते हैं, ओस्टवाल राइपनिंग बोलते हैं, ठीक है। अगला है आपका 155 नंबर क्वेश्चन, विच सस्पेंशन जनरली प्रोवाइड्स बेटर बायोअबिलिटी ड्यू टू लार्ज लार्ज सरफेस एरिया एक्सपोजर्स। तो आपको क्या बोल रहा है कि बेटर बायोबिलिटी ड्यू टू किसकी वजह से, लार्ज सरफेस एरिया। तो कौन से में बेटर बायोबिलिटी होती है, जिसमें से पार्टिकल्स का ज्यादा सरफेस एरिया होता है। पार्टिकल्स का ज्यादा सरफेस एरिया किस में होता है आपको, डी फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में, ठीक है। फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन में क्यों नहीं होता, क्योंकि आपस में फ्लोक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिससे एरिया कम होता हुआ चला जाता है, ठीक है। इस तरह से आपके फ्लोक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं पार्टिकल्स, तो इसीलिए इनकी क्या होती है, स्लो सेडिमेंटेशन रेट होती है और फास्ट रीडिस्पर्सिबिलिटी होती है, ठीक है। इस तरह से अगर हम इस सर्फेक्टेंट डालते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, तो मिसेल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, तो ये इसलिए आपका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। समझाना चाह रहा हूँ, वो समझ हो गया, आ गया होगा स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ वेल फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज यूजली, द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ वेल फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन इज यूजली। तो क्या होती है आपकी, जीरो नहीं होती, वेरी लो ना हाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये पार्टिकल्स का जो
वो होता है ज़्यादा होता है ना। जैसे ये इस तरह से फ्लोक्स का फॉर्मेशन करेंगे, आप इनको क्या करेंगे, मान लीजिए इस बर्तन में आपको बिठाना है, तो जो डीफ्लोकुलेटेड सस्पेंशन होगा वो इतने एरिया में आ जाएगा आपको, क्योंकि पार्टिकल्स में कोई उसके ऊपर परत नहीं है, बट कि फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन आपके इस इतने एरिया में आएगा, तो इसीलिए इसकी डिस्पर्सिबिलिटी भी आसानी होती है, क्योंकि इनके बीच में तो वाटर कंटेंट भी मिलता है ना, और जब केक फॉर्मेशन हो जाता है तो उसमें वाटर कंटेंट कम रहता है, और हार्ड केक अगर बन जाता है तो इसको दोबारा रीडिस्पर्स करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, अगला है आपका क्वेश्चन 157। द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट इज टू। तो सस्पेंडिंग एजेंट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो मैंने आपको बताया क्या फंक्शंस आएगा इसका, इंक्रीज पार्टिकल साइज ना, रिड्यूसिंग सेडिमेंटेशन रेट, यस सेडिमेंटेशन रेट को रिड्यूस करने के लिए क्या मिलाए जाते हैं, सस्पेंडिंग एजेंट्स मिलाए जाते हैं, वेटिंग एजेंट भी बोला जाता है ना, सस्पेंडिंग एजेंट या वेटिंग एजेंट्स। इनका एचएलबी वैल्यू आपसे पूछी हुई है कई एग्जाम्स में, एचएलबी वैल्यू जब आएगी तो कंप्लीट बताऊंगा, ठीक है। एचएलबी वैल्यू होती है इनकी 7 to 9। ये एचएलबी वैल्यू डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछी गई है, तो ये यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इसकी, बाकी आगे मैं बताता जाऊंगा, ठीक है। चेंज पीएच भी इंप्रूव कलरना, तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट, तो नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट क्या होगा आपका, अकेसिया, हाँ ये लग रहा है मुझे, सोडियम क्लोराइड NaCl ना, इथेनॉल ना, सुक्रोज ना, तो आपका नेचुरल सस्पेंडिंग एजेंट क्या हो गया, अकेशिया। अकेशिया के साथ आप ट्रगाकैंथ भी लेते हैं, ठीक है, अकेशिया, ट्रगाकैंथ, जिलेटिन भी इसमें यूज किया जाता है। ओके, तो ये सब क्या होते हैं आपके, और उसके बाद बेंटोनाइट, क्ले, वीगम, ये सब भी इसमें यूज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जैंथिन गम इज क्लासिफाइड एज ए। तो जैंथिन गम किस में क्लासिफाइड होते हैं आपके, एज ए नेचुरल हाइड्रोकोलॉइड्स के तौर पे आपके जैंथिन गम्स यूज किए जाते हैं। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या होते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा, बाकी जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं कि वो सब्सटेंस जो आपके वाटर में सोल्यूबल होते हैं, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल हो, और वो क्या कर देते हैं, वाटर की जो विस्कोसिटी है उसको इंक्रीज कर देते हैं। किसको इंक्रीज कर देते हैं, विस्कोसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, जिससे क्या होगा, आपका जो मटेरियल होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए ये आपका कंटेनर था, इसमें आपने सस्पेंड ये जो आपके हाइड्रोकोलॉइड्स मिला के आपने सस्पेंशन बनाया, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए आपके हार्ड सॉलिड पार्टिकल्स थे, सॉलिड पार्टिकल्स धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, इसमें कैसे जाएंगे, धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, और अगर ऐसा हाइड्रोकोलॉइड्स नहीं मिलाएंगे तो पार्टिकल्स जो वाटर में से फटाक देसी, जैसे वाटर था तो इसमें फट देश नीचे जाके आपका क्या बना देंगे, केक का फॉर्मेशन कर देंगे, तो इसलिए हाइड्रोकोलॉइड्स यूज किए जाते हैं, ठीक है। आगे समझ में, हाइड्रोकोलॉइड्स का काम क्या होता है, हाइड्रोकोलॉइड्स कई टाइप के होते हैं, नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, तो वो जब आगे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा। बाकी नेचुरल में आपके ऊपर भी आए थे, अकेशिया बता दिया मैंने, ठीक है, अकेशिया, ट्रगाकैंथ, आपका एगार होता है, आपका जिलेटिन होता है, ठीक है, बेंटोनाइट होता है, वीगम होता है, ठीक है, ये इस तरह, ये तो आपके नेचुरल सोर्स हो गए, ठीक है, नेचुरल सोर्स होता है। तो हाइड्रोकोलॉइड्स का काम आ गया। हाइड्रोकोलॉइड्स क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी और शो करते हैं, उसको बोलते हैं थिक्सियोट्रोपी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थिक्सियोट्रोपी। इसमें क्या होता है कि आपका जो सब्सटेंस होता है वो जेल टू सोल और सोल टू जेल में कन्वर्ट हो जाता है, जेल टू सोल, सोल टू जेल। अगर आपके पास सॉल्यूशन था, आपने कुछ समय के लिए रख दिया तो जेल बन जाएगा, फिर जब आप इसको हिलाएंगे, शेक करेंगे, तो ये जेल क्या बन जाएगी, आपकी सॉल्यूशन। तो जेल टू सोल, सोल टू जेल थिक्सियोट्रोपी कहलाती है, और वो किसकी वजह से होता है, आपके हाइड्रोकोलॉइड्स की वजह से, याद रखना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आपका, एक कंसंट्रेटेड सस्पेंशन जनरली कंटेन्स, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कंसंट्रेट, मैंने ऊपर भी बताया था कंसंट्रेटेड सस्पेंशन क्या होता है आपका, मोर देन 10% सॉलिड्स, ठीक है, ठीक है, मोर देन 10%, शायद वहां मैंने अप टू बोल दिया था, अप टू नहीं होगा, उसमें क्या होगा, मोर देन 10% सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे लेस देन 2%, ये कौन सा सस्पेंशन आता है आपका, डाइल्यूट सस्पेंशन। ओके, तो दो क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ सेडिमेंटेशन रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। सेडिमेंटेशन रेट किस पे डिपेंड करती है, जो आपकी पार्टिकल्स की साइज होती है ना, पार्टिकल्स की रेडियस, उस पर डिपेंड करती है। तो इसमें ऐसा कोई है ऑप्शन, विस्कोसिटी ऑफ मीडियम ना, ये आ गया, स्क्वायर ऑफ द पार्टिकल रेडियस, डेंसिटी ऑफ द व्हीकल ओनली, टेम्परेचर ओनली, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। 162, विच फैक्टर्स डिक्रीज द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो सेडिमेंटेशन रेट को कम कर देता है, विच फैक्टर डिक्रीज द सेडिमेंटेशन रेट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, तो क्या करते हैं, इंक्रीज पार्टिकल साइज, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ डिफरेंस, इंक्रीज विस्कोसिटी, इंक्रीज ग्रेविटी। अभी अभी मैंने हाइड्रोकोलॉइड्स का काम बताया था, इंक्रीज विस्कोसिटी अगर आप कर देंगे तो पार्टिकल्स की सेडिमेंटेशन रेट क्या हो जाएगी, आपकी स्लो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रोलाइट्स एक्ट एज फ्लोकुलेटिंग एजेंट्स मेनली बाई। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो काम फ्लोकुलेटिंग किस तरह से, इंक्रीज जीटा पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स
क्या करेंगे, इंक्रीज जीटा पोटेंशियल, रिड्यूसिंग जीटा पोटेंशियल, इंक्रीज विस्कोसिटी, इंक्रीज डेंसिटी, ये दोनों तो ऑप्शन आपके बिल्कुल कट गए। तो इलेक्ट्रोलाइट्स आपके क्या करते हैं, अगर आपको फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन बना रहे हो, आप कौन सा सस्पेंशन बना रहे हैं, फ्लोकुलेटिंग सस्पेंशन, यानी कि आपको फ्लोक्स बनाने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने पहले भी बताया था जीटा पोटेंशियल क्या होना चाहिए आपका, जैसे जीटा पोटेंशियल है ये आपका ऑप्टिमम होना चाहिए, कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम। अगर आपका जीटा पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा, अगर जीटा पोटेंशियल हाई हो जाएगा तो पार्टिकल्स के बीच में क्या क्रिएट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन, ठीक है, एक दूसरे से दूर जाने लग जाएंगे। और अगर जीटा पोटेंशियल लो हो गया तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो जीटा पोटेंशियल क्या होना चाहिए आपका, नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो आपको जब फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन बनाना है, मतलब आपको फ्लोक्स बनाने हैं, पार्टिकल्स को पास लाना है, तो आप जीटा पोटेंशियल क्या करेंगे, लो करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया है, अगर इसका क्वेश्चन घूम के भी आता है तो आपको ठीक करके आना है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ आपको भी इतनी ही करनी पड़ेगी। मैं फालतू की बकवास वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि कुछ लोग टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं, कोई जॉब पे जा रहा है, कोई अपना कीमती समय निकाल के पढ़ रहा है, तो मैं फालतू इधर उधर की बातें ना करके टॉपिक टू टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसी में लगे रहना है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, ठीक है, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे कि स्टूडेंट्स हाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, नहीं तो मुझे लगेगा स्टूडेंट्स को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज कॉमनली यूज एज, आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड किस तौर पे यूज किया जाता है, जैसे सस्पेंडिंग एजेंट, तो सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पे नहीं, फ्लोकुलेटिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स के तौर पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। प्रिजर्वेटिव ना, स्वीटनर्स ना। स्वीटनर्स के एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। अगर आपसे पूछे नेचुरल शुगर, नेचुरल में क्या आती है आपकी, ठीक है, तो सुक्रोज है ना, नेचुरल में क्या आती है आपकी, सुक्रोज, मैनिटोल, सोर्बिटोल, ठीक है, ये आपकी नेचुरल्स होगी। इसी तरह से आपकी सिंथेटिक में आती हैं, सिंथेटिक में आती है आपकी सैक्रीन। सैक्रीन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि सैक्रीन कितनी स्वीट होती है, तो 500 टाइम मोर पोटेंट देन सुक्रोज, ठीक है, 500 टाइम। और आपकी मैनिटोल कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ आपकी 72 टाइम्स। और जो आपका सोर्बिटोल होता है वो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, बिकॉज इट्स गिवन इज कूलिंग इफेक्ट, नेगेटिव हीट का मैकेनिज्म शो करता है, इसलिए आपका कूलिंग इफेक्ट शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 165, हाइड्रोकोलोइड्स स्टेबलाइज सस्पेंशन प्राइमरली बाय द, हाइड्रोकोलोइड सस्पेंशन को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, तो रिड्यूस डेंसिटी, इंक्रीज विस्कोसिटी। तो सिंपल मैंने बताया, मैकेनिज्म बता दिया। अब अगर इसमें से किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन घूम फिर के आता है तो मुझे नहीं पता, आपको ठीक करके ही आना है उसमें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 166, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोकोलोइड्स, इनमें से कौन सा एक हाइड्रोकोलोइड्स है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हाइड्रोकोलोइड्स। तो आपका हाइड्रोकोलोइड में क्या आ गया, आपका नेचुरल हाइड्रोकोलोइड में बेंटोनाइट आ गया, मतलब आपका अकेशिया आ गया, ठीक है, ये आपका ग्लाइडेंट हो गया, ओके, अकेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 167, बेंटोनाइट्स बिलोंगिंग्स टू द क्लास ऑफ, तो ये क्या होते हैं आपके इनऑर्गेनिक सस्पेंडिंग एजेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं आपके, इनऑर्गेनिक, ना ऑर्गेनिक थोड़ी होता है बेंटोनाइट, इनऑर्गेनिक किससे मिलता है, आपकी क्ले से मिलते हैं ना, नेचुरल सोर्स होते हैं, मिनरल सोर्स होते हैं, ठीक है, लिख दवा देता हूँ आपको, मिनरल सोर्स से मिलता है आपका बेंटोनाइट। तो प्रिजर्वेटिव्स के मैंने आपको एग्जांपल पहले भी बताए, प्रिजर्वेटिव के 2 एग्जांपल जब मैंने कैप्सूल्स का टॉपिक आपको कवर करवाया था तो उसमें भी बताया था। तो प्रिजर्वेटिव्स कौन कौन से होते हैं आपके, मिथाइल पैराबिन और प्रोपाइल पैराबिन। जब कैप्सूल्स का फॉर्मेशन करते हैं, यानी जिलेटिन के अंदर उनको एक रेशियो में लिया जाता है, जिलेटिन के अंदर आपका 4:1 रेशियो में होता है, और इसमें आपका 10:1 रेशियो में होता है। इसमें किस में होगा आपका 10:1 रेशियो में, उसमें आपका क्या होगा 4:1 रेशियो में, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 168, द डिग्री ऑफ द फ्लोकुलेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई, तो डिग्री ऑफ द फ्लोकुलेशन, ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है, तो आपका क्या जाएगा, बीटा। कौन सी डिग्री होती है इसमें, बीटा, ठीक है, ये याद रखना आपको, डिग्री ऑफ फ्लोकुलेशन में क्या आएगा आपका, बीटा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 169, रीडिस्पर्सिबिलिटी इज एन इम्पोर्टेंट क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर ऑफ, रीडिस्पर्सिबिलिटी किसके लिए आपकी, सस्पेंशन के लिए होती है, सॉल्यूशंस के लिए कोई रीडिस्पर्सिबिलिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये क्या होते हैं आपके, पहले ही जो सोल्यूबल और सॉल्यूशन दोनों आपस मतलब जो आपका मिक्स करा जाता है, जिसमें जो मिक्स होता है दोनों एक दूसरे में पूर्ण रूप से घुले हुए होते हैं। एलिक्सर्स आपके हाइड्रोएल्कोलिक सॉल्यूशंस होते हैं, सस्पेंशन क्या होता है, बाइफेजिक डोजेस फॉर्म होती है, जो क्या करती है आपकी किक का फॉर्मेशन कर लेती है, एक फेज रीडिस्पर्स फेज, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको
डिस्पर्स फेज आपका इसमें कर लेती है और कंटिन्यूस फेज के अंदर नीचे केक का फॉर्मेशन कर लेती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, सस्पेंशन। नेक्स्ट आपका दी आइडियल सस्पेंशन शुड पोसेस। तो आइडियल सस्पेंशन में क्या होना चाहिए? रैपिड केकिंग ना, फटाफट केकिंग होगी तो गलत हो जाएगा। इजी टू डिस्पर्स, हाँ ये होना चाहिए। लार्ज पार्टिकल साइज ना, लो स्टेबिलिटी ना। तो आपका सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, आपको बस वहाँ थोड़ा दिमाग का उपयोग करना है। एन इमल्सन इज ए, इमल्सन आपका क्या है? तो सीधा आता है होमोजीनियस सिस्टम ना, होमोजीनियस नहीं होते। होमोजीनियस का मतलब होता है सभी पार्टिकल्स या जो भी है वो एक ही टाइप की चीज़ें हो, नहीं इसमें दो होती हैं, एक ऑयल होता है, एक वाटर होता है ना, इमल्सन में ऑयल और वाटर होता है। तो इसमें ये तो होमोजीनियस में बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म, हाँ बाईफेजिक है लिक्विड डोजेस फॉर्म है, ये बात ठीक है, क्योंकि बाईफेज एक डिस्पर्स फेज होती है, कंटिन्यूस फेज होती है। जैसे इसमें वाटर कंटिन्यूस फेज है तो ये आपकी ऑयल डिस्पर्स फेज होती है, जैसे O/W बताया मैंने, है ना। तो ये कंटिन्यूस और डिस्पर्स फेज होती है। तो बाईफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म होती है। सॉलिड डोजेस फॉर्म आपकी टैबलेट कैप्सूल वगैरह होगी। मोनोफेजिक डोजेस फॉर्म आपकी सिरप वगैरह होगी, जिसका एग्जाम्पल बताया मैंने, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में आपको ये सिरप वगैरह भी आएंगी, तो तैयार रहें स्टूडेंट। अगला है इज एन O/W इमल्सन इज कंटिन्यूस फेज इज। O/W में कंटिन्यूस फेज के आते आपकी वाटर आ जाएगी। जो नीचे होगा, हमेशा नीचे होगा वो ज़्यादा होगा। तो नीचे वाला क्या रहता है आपका? कंटिन्यूस फेज जो लिखा है। ऊपर वाला क्या होता है आपकी? डिस्पर्स फेज। सोचना नहीं है क्योंकि इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं O/W, W/O में कौन सा क्या है, ठीक है। तो इसमें कंटिन्यूस फेज क्या है? जो नीचे हमेशा नीचे लिखी हुई होगी वो आपकी कंटिन्यूस फेज होगी, जो ऊपर लिखी हुई होगी वो आपकी डिस्पर्स फेज होगी। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। तो कंटिन्यूस फेज पूछी है, डिस्पर्स फेज पूछता को आप ऊपर वाली बोल देंगे। अगला क्वेश्चन आपका इन W/O इमल्सन इज द डिस्पर्स फेज। इसलिए मैंने ये दोबारा क्वेश्चन बनवाया है क्योंकि जिसमें आपको कंफ्यूजन आता है O/W, W/O में बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ मैंने ऊपर क्या बताया था अभी आपको, ऊपर वाली हमेशा क्या होता है? डिस्पर्स फेज। यहाँ पे क्या पूछिए? डिस्पर्स फेज। तो क्या हो जाएगी डिस्पर्स फेज? वाटर, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता कंटिन्यूस फेज तो क्या बताते आप? ऑयल, सिंपल। तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस सिंपल सा साथ देते हुए चलना है। मैं आपका साथ पूरी तरीके से दूंगा, ठीक है ना। मेरी जिम्मेदारी है आपका साथ देना। ये क्वेश्चन एक यूनिक क्वेश्चन बनाया है मैंने, बहुत ढूंढ के, बहुत रिसर्च करके ये क्वेश्चन ढूंढ के निकाला है मैंने। दी ड्राई गम मेथड्स इज ऑल्सो नाउ एज द, ड्राई गम मेथड्स ऑल्सो नाउ एज। ये आपकी सस्पेंशन मैन्युफैक्चरिंग की मेथड होती है। 3 मेथड्स मेनली यूज़ किए जाते हैं, ड्राई गम मेथड, वेट गम मेथड, आपका वोलेटाइल मेथड, है ना। वोलेटाइल ऑयल्स के लिए जो मेथड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं बॉटल मेथड। तो ये 3 मेथड्स हैं, तो इसमें तीनों पे मैंने क्वेश्चन बनाया है। तो ड्राई गम मेथड्स क्या बोलते हैं? ड्राई गम मेथड्स को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल मेथड। क्या बोला जाता है? कॉन्टिनेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, याद कर लेना, इसको पहली बार सुना होगा आपने, तो पहले मैं बता रहा हूँ, आप याद कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका 175 दी वेट गम मेथड्स इज ऑल्सो नाउ एज। इसको वेट गम मेथड्स क्या बोलते हैं? इंग्लिश मेथड। वेट गम मेथड में क्या होगा? इंग्लिश मेथड। ये बहुत बुक्स को ढूंढ के पढ़ के फिर बनाया हुआ क्वेश्चन आपका, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये आपके 25 क्वेश्चंस की सीरीज थी। अगर आपको अच्छी लगे हों क्वेश्चन, ठीक है, आपका अगर अच्छा लगा है तो आप मुझे इसमें कमेंट में लिखना कि सर हमें अच्छा लगा। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और जिन लोगों को अच्छा लगा चैनल तो वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके साथियों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।